कोर्ट में प्रफुल्ल के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई थी। उसका वकील अपनी तरफ से प्रफुल्ल को निर्दोष साबित करने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन नीलेश भी अपनी पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने गरिमा के पक्ष में रखे जाने वाले सारे सबूतों को अदालत के सामने रख दिया था, पर फिर भी प्रफुल्ल और उसका वकील उसे दोषी मानने के लिए राजी ही नहीं थे। ऐसे में नीलेश ने आखिर में प्रफुल्ल के दोस्त विशाल को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। उसने जैसे ही कबूला कि प्रफुल्ल ने वो सब किया था, तो इतने में शिवराज की चिल्लाने की आवाज आई और वो कुर्सी से नीचे गिर गए। लकी ने जैसे ही उन्हें इस हाल में देखा तो वो बिजली की तरह अपनी जगह से खड़ा हुआ और भागते हुए उनके पास पहुंचा। दादाजी, दादाजी, लकी ने कहा और उन्हें उठाने की कोशिश करने लगा। इतने में परिवार के बाकी लोग भी उठकर शिवराज के पास में आ गए। कोर्ट की कार्यवाही रुक चुकी थी और प्रफुल्ल कहीं भाग न जाए, इसलिए पुलिस उसे घेर कर खड़ी हुई थी। उधर शिवराज की आंखें खुली की खुली रह गई थी और उनके माथे से पसीना बह जा रहा था। उन्हें सांस नहीं आ रही थी और उनका हाथ अपने सीने पर था। लकी ने उनकी नब्ज देखी और चिल्लाते हुए बोला, एम्बुलेंस, कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी हट जाओ यहां से, यहां तुम्हारा कोई काम नहीं है। इतने में निर्मला और कमल शिवराज के पास आए और लकी का हाथ पकड़कर उसे खींचकर शिवराज से अलग कर दिया। लकी को इस चीज का बुरा तो बहुत लगा और वो तुरंत इस बात का जवाब भी देना चाहता था, लेकिन फिर उसने अपने आप को शांत कर लिया। इस वक्त उसके लिए दादाजी की जान से बढ़कर कुछ नहीं था। वो सीधा दशरथ और अभिलाषा के पास पहुंचा और बोला, माँ, इनको हार्ट अटैक आया है, आप जल्दी से एम्बुलेंस को फोन कीजिए, और ज्यादा देर हुई तो दादाजी नहीं बच पाएंगे माँ, जल्दी। हाँ हाँ, मैं लगा रही हूँ। इतने में अभिलाषा ने कहा और अपना फोन निकाल लिया। हवा आने दो उन्हें थोड़ी, और सीने पर से हाथ हटाओ। जब लकी ने देखा कि कमल उनके सीने पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा था तो लकी ने चिल्लाते हुए कहा, क्या हुआ? फिर उसने अभिलाषा से पूछा, बेटा उसे आने में तो आधा घंटा लगेगा। नहीं नहीं, हम लोग इतनी देर तक इंतजार नहीं कर पाएंगे। निशांत, रुस्तम जी, वसीम भाई। लकी ने जोर से आवाज लगाई और अगले ही पल तीनों उसके सामने आकर खड़े हो गए। निशांत, जल्दी से गाड़ी लेकर आ। रुस्तम जी, वसीम भाई, आप मेरे साथ आओ और इन्हें उठाने में मेरी मदद करो। लकी ने कहा और शिवराज की तरफ बढ़ने लगा। वो जिस तरह की तेज आंखों से निर्मल और कमल को घूर रहा था, उसे देखते ही वो दोनों वहां से दूर हो गए। लकी ने शिवराज को उनके कंधों से उठाया और रुस्तम और वसीम ने उनके पैर पकड़ लिए। शिवराज का वजन थोड़ा ज्यादा होने की वजह से उन्हें उठाने में दिक्कत हो रही थी। लकी को डर था कि कहीं उन्हें चोट ना आ जाए। रुस्तम जी, वसीम भाई, आप गाड़ी की तरफ चलिए, कोई एक पानी का बोतल लेकर आओ। लकी ने चिल्लाते हुए कहा और फिर एक गहरी सांस ली। इसके बाद उसने उन्हें अपनी गोद में उठाया और सीधा कंधे पर लाद लिया। लकी, ध्यान से बेटा, बेटा संभाल कर, कहीं तुझे चोट। भैया देखना आपको कहीं। अभिलाषा, दशरथ और कुमारी तीनों को लकी की चिंता हो रही थी। वो अकेला ही शिवराज को अपने कंधे पर उठाकर कोर्ट से बाहर ले जा रहा था। साथ ही वो शिवराज की पीठ सहलाने की भी कोशिश कर रहा था। परिवार के बाकी लोग उसके पीछे पीछे भागते हुए चले गए। लकी उन्हें लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरा और गाड़ी में लेटाने लगा। दूसरी तरफ वसीम और रुस्तम ने भी शिवराज के पैर पकड़कर उन्हें गाड़ी में अंदर बैठा दिया। चलो, लकी ने कहा और गाड़ी की अगली सीट पर बैठने लगा। इतने में एक हाथ आया और उसका हाथ पकड़ लिया। तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने जो किया उसके लिए शुक्रिया, अब हम संभाल लेंगे। यह हाथ और किसी का नहीं बल्कि निर्मला का था। लकी उसकी बात सुनता ही हैरान हो गया। उसके पास में कहने के लिए कुछ था ही नहीं। निर्मला ने उसे झटके से खींचा और खुद आगे बैठने चली गई। भाभी! इतने में अभिलाषा की आवाज आई। निर्मला उसे सुनकर रुक गई। आप और भाई साहब यहीं रुक जाइए, सुनवाई अभी आगे और चलने वाली है। मैं और दशरथ पापा जी को देख लेंगे। अभिलाषा ने कहा और एक सेकंड का भी वक्त दिए बिना उसने निर्मला को हटाया और आगे की सीट पर बैठ गई। दशरथ अपने पिता के पास में पीछे बैठ गया और साथ में राजीव भी था। निशांत ने गाड़ी बढ़ाई और वो लोग वहां से रवाना हो गए थे। लकी का माथा पसीने से सराबोर हो चुका था और वो जाती हुई गाड़ी को देख रहा था। वो शिवराज को किसी भी हाल में कुछ नहीं होने देना चाहता था। इतने में उसे अंदर से घंटी बजने की आवाज आई। उसने एक आखिरी बार निर्मला के घिन भरे चेहरे को देखा और कोर्ट में चला गया। क्या हुआ लकी, सब ठीक तो है ना? राधिका सीढ़ियों पर खड़ी ये सब देख रही थी। वो लकी के पास तो आना चाहती थी, उसकी मदद भी करना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि इससे लकी की मुश्किल और ज्यादा बढ़ जाती। अभी तो ठीक है राधिका, हॉस्पिटल भेज दिया है, पर मुझे। लकी ने राधिका को देखा और उसकी आंखें डबडबा गई। राधिका ने जब लकी की आंखों में आंसू देखे तो उसका हाथ पकड़ लिया और उसे प्यार से सहलाने लगी। सब ठीक हो जाएगा लकी, तुम हो ना, मुझे पता है तुम सब कुछ ठीक कर दोगे।
राधिका ने कहा और लकी के आंसू पोंछते हुए उसकी पीठ सहलाते हुए उसे अंदर ले आई। कोर्ट की कार्यवाही फिर से शुरू की जाए, जज ने फिर से कहा और फिर से कार्यवाही शुरू हो गई। इस बार नीलेश ने शुरुआत करते हुए कहा, योर ऑनर, इस बात के सारे सबूत और गवाहों को मैं आपके सामने पेश कर चुका हूं और प्रफुल्ल ने गरिमा के साथ में क्या किया था, अब मैं अपनी दूसरी मुवक्किल कोकिल को भी यहाँ बुलाना चाहूंगा और उनके मुंह से सुनना चाहूंगा कि प्रफुल्ल ने उनके साथ में क्या किया था। इजाजत है, जज ने कहा और अगले ही पल कोकिल वहां आकर खड़ी हो गई। प्रफुल्ल उसे देखकर भी हैरान हो गया था। वो अंदर ही अंदर उबलता जा रहा था और लकी को हीन भावना से देख रहा था, लेकिन लकी का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका ध्यान कार्यवाही पर था ही नहीं। वो बस शिवराज की तबीयत की चिंता में घुटा चला जा रहा था। कोकिल ने कोर्ट में क्या बयान दिया ये सब लोगों ने सुना था, लेकिन लकी के कानों तक वो पहुंच ही नहीं पाया। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोकिल जैसी लड़की जो इतने बड़े परिवार से आती है और जिसके पिता इतने बड़े कारोबारी हैं, वो मेरे मुवक्किल पर इतना संगीन इल्जाम लगाएगी। भगवान ने इन्हें सब कुछ दिया है, पर फिर ये क्यों कर रही है मुझे ये समझ नहीं आता। इतने में प्रफुल्ल के वकील ने खड़े होते हुए कहा। इससे पहले कि वो आगे कुछ और कह पाता, नीलेश ने उसे हाथ से इशारे से रोका और जज की तरफ देखते हुए बोला, योर ऑनर, मुझे नहीं पता कि मैं कैसा वकील हूं, लेकिन लोग मेरे पीठ के पीछे कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा वकील हूं। मैं कभी बिना सबूतों के कोर्ट में उतरता नहीं हूं, इसलिए कोकिल के इल्जाम को साबित करने के लिए मैं उस हॉस्पिटल की रिपोर्ट आपके सामने पेश करना चाहता हूं जिसमें कोकिल ने अपना एबॉर्शन करवाया था। ध्यान से देखा जाए तो पता चलता है कि रिपोर्ट काफी पुरानी है और उसमें बच्चे के पिता के कॉलम में प्रफुल्ल अग्रवाल का नाम लिखा हुआ है। अब मुझे मालूम है कि आदरणीय वकील साहब कहेंगे कि रिपोर्ट झूठी हो सकती है या आपने फर्जी रिपोर्ट बनाई है वगैरह वगैरह तमाम तरह की बातें होंगी, तो उसके लिए मैं हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर को और उस डॉक्टर को आपके सामने पेश करना चाहता हूं जिन्होंने प्रफुल्ल अग्रवाल के दबाव की वजह से कोकिल को रिपोर्ट देने से मना कर दिया था। तो वो भला वो लकी सर का जिन्होंने अपने दम पर वहां से ये रिपोर्ट निकलवा ली, वरना मैं कभी इस बात को साबित ही नहीं कर पाता। इसके बाद नीलेश ने हॉस्पिटल से जुड़े दोनों लोगों को कटघरे में बुलाया और उनसे इस मामले में बयान दर्ज करवा लिया। उन्होंने बिल्कुल वही कहा था जो नीलेश ने कहा था। प्रफुल्ल के वकील ने उनसे क्रॉस क्वेश्चन करने की भी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। प्रफुल्ल का चेहरा उतर गया था। उसे लग रहा था कि लकी के घर से बाहर निकल जाने पर ही उससे मुक्ति मिल गई थी, लेकिन लकी तो यहाँ शनि की तरह उसकी कुंडली में आकर बैठ गया। उसने जब नीची नजरों से कमल को देखा तो उसे शर्म आ गई। आज जिंदगी में पहली बार वो अपने बाप से नजर नहीं मिला पा रहा था। कमल की नजरों में प्रफुल्ल के लिए एक घृणा साफ नजर आ रही थी। निर्मला को भी ये सब सुनकर बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन प्रफुल्ल के प्रति उनके प्यार ने उसे अभी भी उसी की पक्ष में खड़ा किया हुआ था। प्रफुल्ल घूरते हुए लकी को देख रहा था, लेकिन लकी को उसकी आंखों से कोई डर नहीं लग रहा था। उसे बस अपने दादाजी की चिंता खाई जा रही थी। इधर जब कोर्ट में प्रफुल्ल का पक्ष ढीला पड़ता नजर आ रहा था, तो उधर हॉस्पिटल में शिवराज की हालत कुछ ठीक नहीं थी। निशांत जितना तेजी से गाड़ी चला सकता था उतनी तेजी से गाड़ी चलाते हुए शिवराज को हॉस्पिटल ले गया था। दशरथ ने बीच में ही हॉस्पिटल में फोन भी कर दिया था, इसलिए डॉक्टर्स ने उन्हें तुरंत रिसीव भी कर लिया और उन्हें फौरन आईसीयू में एडमिट करवा दिया। शिवराज को कोर्ट से जिस हालत में ले जाया गया था, उसकी हालत वहां पहुंचने के बाद उससे भी ज्यादा बुरी हो गई थी। डॉक्टर्स का कहना था कि उन्हें सीवियर हार्ट अटैक आया था और उनकी पल्स बहुत कम हो गई थी। 6 डॉक्टर्स मिलकर शिवराज के इलाज में अंदर आईसीयू में लगे हुए थे और दशरथ, अभिलाष और निशांत बाहर बैठकर उनमें से किसी के भी बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। उन तीनों के चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। इतने में एक डॉक्टर बाहर आया तो दशरथ ने उन्हें बीच में ही रोक लिया। क्या हुआ डॉक्टर साहब, कोई अपडेट, कोई सुधार आया? देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। ऐसे में हमें भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। बट यस, हम ईमानदारी से अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। पापा जी तो बच जाएंगे ना डॉक्टर साहब? अभिलाषा ने पूछा। डॉक्टर ने उसका सवाल सुना और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, देखिए, ये सुनना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, मैं जानता हूँ, लेकिन अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी सब भगवान के हाथ में है, उसने कहा और एक दवा लाने के लिए वहां से निकल गया। अभिलाषा और दशरथ एक दूसरे को देख रहे थे। उन दोनों ने इससे ज्यादा बेबसी अपनी जिंदगी में आज तक महसूस नहीं की थी। भैया, मेरी डॉक्टर रावल से बात हो गई है, वो मुंबई से निकल गए हैं, थोड़ी देर में यहाँ पहुंच जाएंगे। इतने में राजीव ने दशरथ के पास आते हुए कहा। दशरथ ने सिर्फ हाँ में अपना सिर हिलाया और कुर्सी पर आकर बैठ गया। ऐसे हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा,
जो हुआ है हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अभिलाषा ने उसे संभालने की पूरी कोशिश करते हुए कहा, लेकिन दशरथ के कानों में इस वक्त कुछ नहीं जा रहा था। उसकी आंखें भर आई थी और वो बस उम्मीद भरी नजरों से आईसीयू की तरफ देख रहा था। सच में डॉक्टर्स ने अपनी पूरी जान लगाई हुई थी, लेकिन फिर भी उन्हें कोई खास नतीजा नहीं मिल पा रहा था। महंगी सी महंगी दवाएं और महंगे से महंगा इंजेक्शन भी उनके लिए काम नहीं कर पा रहा था। उन्होंने शिवराज के ऊपर सब कुछ ट्राई करके देख लिया, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था। सर, डॉक्टर रावल आ गए हैं। इतने में एक नर्स ने अंदर आते हुए कहा और दरवाजा खोल दिया। डॉक्टर रावल, जिनकी उम्र 60 साल के आसपास थी, वो अंदर चले आए थे। उनके पीछे खड़े दशरथ और अभिलाषा आईसीयू में झांकने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर रावल अंदर आए और नर्स ने दरवाजा बंद कर दिया। उन्होंने अपनी तरफ से शिवराज का इलाज करना भी शुरू कर दिया था। हालांकि बाकी डॉक्टर्स जो कर रहे थे वो भी वैसा ही कुछ कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें अपने ऊपर पूरा भरोसा था। बाहर अभिलाषा और दशरथ बस हाथ जोड़कर बैठे हुए थे। इस बीच में उनके पास कई सारे लोगों के फोन आ गए, लेकिन वो किसी का जवाब नहीं दे रहे थे। वो किसी से भी बात करने की हालत में नहीं थे। थोड़ी देर बाद में जब डॉक्टर रावल बाहर आए तो वो दोनों अपनी जगह से खड़े हो गए। एक बुरी खबर है, अभी तो हमने इन्हें वेंटिलेटर पर रखा हुआ है, लेकिन ये ज्यादा देर तक। इसके बाद डॉक्टर रावल चुप हो गए और सिर नीचे झुका लिया। ये सुनते ही उन दोनों के तो होश उड़ गए। अब आगे क्या होने वाला था? क्या शिवराज की जान बच पाएगी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के